हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 480 ऑफ बीएनएसएस विच कम्स अंडर टॉपिक ऑफ बेल। बेल पे पहले ही मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना दी है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज बेल और व्हाट आर द टर्म्स दैट आर कॉमनली यूज्ड इन बेल का प्रोविजंस। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके देख लो। आगे जितने भी आने वाले सेक्शंस हैं बेल से रिलेटेड वो पढ़ने में आसानी होगी। आई पुट द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ लेट्स मूव फर्दर फ्रॉम सेक्शन 480। सेक्शन 478 ऑलरेडी हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब सेक्शन 480 बताता है हमको कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में वो ऑफेंसेस जो कि नॉन बेलेबल बताए गए हैं अंडर बीएनएसएस शेड्यूल 1। अगर बीएनएसएस का आप लास्ट के कुछ पेजेस देखो तो आपको शेड्यूल 1 दिखेगा और शेड्यूल 1 बताता है ऐसे ऑफेंसेस के बारे में जो कि नॉन बेलेबल है नेचर पे। ठीक है, ये हमारा शेड्यूल 1, ये देखो ये रहा शेड्यूल 1। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना बेलेबल एंड नॉन बेलेबल, ये बताता है कि कौन से ऑफेंसेस, जैसे कि यहाँ पे लिखा है नॉन बेलेबल, कौन से ऑफेंसेस बेलेबल है कौन से नॉन बेलेबल। ठीक है, तो इससे आप समझ जाओगे कि व्हाट आर वी हियर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट। तो सेक्शन 480 वही बताता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में आप कैसे जो है बेल ले सकते हो। अब सब सेक्शन 1 पे चलते हैं। पहला है एनी पर्सन अक्यूज्ड और सस्पेक्टेड ऑफ द कमिशन ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो कोई भी पर्सन जिसको हमने नॉन बेलेबल ऑफेंस का अक्यूज्ड या सस्पेक्ट माना हुआ है और उसको उस वजह से हमने या तो अरेस्ट किया या तो डिटेन कर दिया है बिना वारंट के। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, विदाउट वारंट, क्योंकि एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, थोड़ा ग्रीवियस ऑफेंस है। तो बिना वारंट के उस अक्यूज्ड को हमने अरेस्ट कर लिया है। ठीक है, किसने? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन ने, पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज ने उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया है, या फिर उस अक्यूज्ड को हम जब कोर्ट के सामने लेके आए हैं अदर देन अ कोर्ट बीइंग हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट की बेल रिलेटेड पावर्स जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं, वो हम फर्दर सेक्शंस में पढ़ेंगे। तो अदर देन एनी कोर्ट देन हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट, सेशंस या हाई कोर्ट के अलावा अगर कोई भी ऐसा अक्यूज्ड या ऐसा कोई भी सस्पेक्ट जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए चार्ज्ड है, उसको जब हम कोर्ट के सामने लेके आते हैं या जब वो अरेस्ट करता है कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कि पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है, तब उस पर्सन को हम बेल पे रिलीज़ कर सकते हैं। दैट पर्सन कैन बी रिलीज्ड, मे बी रिलीज्ड ऑन बेल। अब मे है तो कंडीशनल है, और क्या कंडीशंस है वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत छोटा सा लिखा हुआ है बट नॉट। ठीक है, नाउ व्हाट आर द कंडीशंस और व्हाई वी वोंट बी डिस्चार्जिंग दैट पर्सन ऑन बेल। तो देखो सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट, released when such person but not that person will not be released when such person if there is reasonable ground for believing that he has been guilty of an offence punishable with death or imprisonment for life। देखो नॉन बेलेबल ऑफेंस है बट ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट डेथ है या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। ठीक है, ऐसा इतना ग्रीवियस ऑफेंस है कि उसकी जो पनिशमेंट है वो तो या तो डेथ है या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, और हमको लगता है कि उसी पर्सन ने, उसके पास, हमारे पास ऐसे ग्राउंड्स हैं कोर्ट के पास या उस पुलिस ऑफिसर के पास ऐसे ग्राउंड्स हैं कि उसी पर्सन ने ऐसा एक ऑफेंस किया है जो कि जिसकी पनिशमेंट डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, तो उस केस में हम उस पर्सन को बेल नहीं देंगे। ठीक है, दैट पर्सन विल नॉट बी रिलीज्ड इफ़ देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव कि उसने एक ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है और वो उसके लिए गिल्टी है, या मतलब उसने फॉर श्योर वो ऑफेंस किया है, तब हम उसको बेल पे रिलीज नहीं करेंगे अंडर सेक्शन 480। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, रिलीज्ड इफ ऑफेंस इज कॉग्निजेबल एंड हैड बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ or imprisonment for 7 years or more, or he had been previously convicted on 2 or more occasions of a cognizable offence punishable with imprisonment for 3 years or more but less than 7 years। ठीक है, अब यहाँ पे रिलीज लिखा है बट भूलना मत ना, नॉट है पीछे नॉट लिखा हुआ है। तो वो पर्सन को जिसने एक नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है उस पर्सन को हम इसलिए भी रिलीज़ नहीं करेंगे अगर उसका ऑफेंस कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना किसी अरेस्ट वारंट के उस अक्यूज्ड को जिसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज की गई है, या उस अक्यूज्ड को जिसका पुलिस का मानना है कि जिसने कोई ऑफेंस किया है, उस पर्सन को जब वो अरेस्ट करते हैं बिना किसी अरेस्ट वारंट के, उसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। तो जब वो अक्यूज्ड जो नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए चार्ज्ड है और वो बेल के लिए अप्लाई किया है, पर जो उसका ऑफेंस है
वो कॉग्निजेबल नेचर का है, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये कि जो उसका ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल नेचर का है। दूसरा कि पहले भी उसको कन्विक्शन मिल चुका है ऑफ एन ऑफेंस विच इज़ पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 7 years और मोर, ठीक है। मतलब कि उसका एक कन्विक्शन का रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड मतलब कि वो पहली बार क्राइम नहीं कर रहा है, उसको पहले भी एक बार सज़ा मिल चुकी है एक ऐसे क्राइम के लिए जिसकी पनिशमेंट है या तो डेथ या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 7 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा। मतलब जो क्राइम का आप एरिया देख रहे हो ना, जो क्राइम का स्कोप है जो उसने पहले भी किया था, उसका स्कोप बहुत ग्रीवियस है, बहुत ग्रीवियस क्राइम भी कर चुका है वो पर्सन पहले, ठीक है। तो वो पर्सन को आप रिलीज़ नहीं कर सकते इफ़ ही हैज़ अगेन कमिटेड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। क्यों? क्योंकि ही इज़ बिन प्रीवियसली कन्विक्टेड, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है, और वो भी एक ऐसे ऑफेंस के लिए जिसकी पनिशमेंट बहुत ग्रेव है, बहुत सीरियस पनिशमेंट है, ठीक है। तब भी आप उसको रिलीज़ नहीं कर सकते। अब आ जाता है और मतलब एक और कंडीशन है यहाँ पे, ही हैड बिन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑन 2 or more occasion ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब पहले तो या तो उसका कन्विक्शन किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए पहले से रहा हो, और यहाँ पे वो बोलता है कि ऐसे ऑफेंस के लिए जो कि अगेन कॉग्निजेबल है, उसको कन्विक्ट किया हो 2 या 2 से ज़्यादा बार, जिसकी पनिशमेंट है 3 साल या उससे ज़्यादा या 7 साल से कम। मतलब कि इसकी जो पनिशमेंट थी, जो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए उसको प्रीवियसली कन्विक्ट किया गया था, उसकी पनिशमेंट थी डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 7 साल उससे ज़्यादा। बट यहाँ पे एक और कंडीशन है कि उस पर्सन को जो कि बेल के लिए अप्लाई किया है, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अक्यूज्ड है, उस पर्सन को हम इसलिए भी बेल नहीं देंगे अगर वो पहले से कन्विक्ट हो चुका है। कन्विक्ट मतलब कि उसने कोई पहला भी ऑफेंस किया है जिसमें वो गिल्टी करार दिया गया है बाय द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। 2 या 2 से ज़्यादा बार उसने वो ऑफेंस किया है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस जो कि उसने 2 या 2 से ज़्यादा बार किया है, और उसकी सज़ा है, ऐसे ऑफेंस की जो सज़ा है वो या तो 3 साल है या तो 3 साल से ज़्यादा है, बट लेस देन 7 साल है। क्यों? क्योंकि 7 साल और उससे ज़्यादा तो यहाँ पे कवर हो चुकी है। तो बाकी उसके अलावा भी अगर आप कोई ऐसा ऑफेंस करके बैठे हुए हो, मतलब पहले से ही आप यू हैव बिन कन्विक्टेड, तो पहले से कोई ऑफेंस करके बैठे हुए हो जिसपे आपको कन्विक्शन भी आ गया, मतलब आपको क्रिमिनल जो गिल्ट है वो भी प्रूव हो गया है, तो वो ऑफेंस की अगर जो कैटेगरी है वो 3 साल, मतलब उस ऑफेंस के पनिशमेंट की जो कैटेगरी है वो है 3 साल का इम्प्रिजनमेंट, 3 साल से ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट, बट लेस देन 7 years का इम्प्रिजनमेंट, तब भी हम आपको रिलीज़ नहीं करेंगे। कोर्ट आपको रिलीज़ नहीं करेगा व्हेन यू अप्लाई फॉर बेल अंडर नॉन बेलेबल ऑफेंस। ओके, तो यहाँ पे एक बार मैं आपको रफ में लिख के दिखा देती हूँ कि देखो, आपको बेल तब नहीं मिलेगी जब यू हैव बिन प्रीवियसली कन्विक्टेड यहाँ पे है कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। कॉग्निजेबल, कॉग लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, फुल नहीं लिख रही। कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए जब आपको प्रीवियसली कन्विक्ट किया है, जिस ऑफेंस की पनिशमेंट है, ठीक है, जिस ऑफेंस की पनिशमेंट है आपकी डेथ, बट ऑब्वियसली उसको डेथ तो मिली नहीं। अगर डेथ मिली होती तो वो ये वाला क्राइम तो कर नहीं पाता जो उसने अभी किया, जिसके लिए हम अभी उसको बेल दे रहे हैं, है ना। तो डेथ तो उसको मिली नहीं, बट उसकी एक पनिशमेंट थी, उस क्राइम की एक पनिशमेंट है। समझ लो उसने मर्डर किया हो, है ना, तो मर्डर की तो पनिशमेंट है, आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक तो दे ही सकते हो, है ना, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हो। बट अगर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल जाता तो क्या वो अभी ये वाला ऑफेंस कर पाता? नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि वो जेल में होता। तो मे बी उसको मर्डर के लिए 10 साल मिला हो, 10 years सज़ा मिली हो, है ना, 10 years भी होती है प्रोविजन, तो 10 साल अगर सज़ा मिली है उसको ऑलरेडी, और फिर उसने अगेन दूसरा क्राइम किया हुआ है और वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है ना, तो आप उसके लिए उसको बेल नहीं दोगे अंडर सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 480। ये हो गई हमारी पनिशमेंट का स्कोप, ठीक है। अब इधर जो है और के बाद जो है वो भी अगेन वी हैव अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो कि उसका कन्विक्शन 2 या 2 से ज़्यादा बार है, मतलब जो उसका कोर्ट ने जजमेंट दी, उसको कन्विक्ट किया, वो 2 या 2 से ज़्यादा बार कन्विक्ट हो चुका है, मतलब बहुत बार क्राइम किया उसने, 2 बार किया है, 2 से ज़्यादा बार ऐसा कोई क्राइम किया है, ठीक है, ऐसा कोई भी क्राइम किया है, 2 or more कन्विक्शन, ऐसा कोई क्राइम किया है जिस क्राइम की पनिशमेंट है 3 साल से ज़्यादा, बट लेस देन 7 years, बिकॉज यहाँ पे तो 7 years हो ही चुका है। यहाँ पे 10 years तो मैंने एग्जाम्पल दिया था, बट यहाँ पे 7 years या उससे ज़्यादा की पनिशमेंट है, और यहाँ पे है 3 years, 3 से ज़्यादा years या
which may extend to 7 years but will not be more than 7 years because यहाँ पे 7 years and 7 years more than 7 years का प्रोविजन ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है. तो दिस इज़ व्हाट वी आर डीलिंग विथ. ठीक है, तब आपको इस केस में जब आपने ऑलरेडी आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये बेसिकली ना क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्शा रहा है ना, कि अगर किसी पर्सन का ऑलरेडी पहले से क्राइम का रिकॉर्ड रहा है, ये जो है ना ये आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड डिपिक्ट करता है. तो अगर आपका पहले से ही क्राइम का रिकॉर्ड रहा है ना, हमको पता है कि आप आगे भी कर सकते हो, तो हम आपको क्यों बेल देंगे, है ना, हम आपको क्यों, और वैसे भी आपने एक नॉन बेलेबल ऑफेंस किया तो हम आपको क्यों बेल देंगे. इसलिए जो है ये प्रोविजन है, बिकॉज इट स्टेट्स कि अगर कोई पर्सन ऑलरेडी क्राइम कर चुका है पहले भी और उसको कन्विक्शन भी मिल चुकी है ना, कन्विक्शन मतलब वो गिल्टी भी हो चुका है उस क्राइम के लिए, तो हम अगेन उसको फिर क्यों बेल दे, बिकॉज चांसेस हैं कि वो बेल पे रिलीज होकर फिर कोई आगे क्राइम करे. उसका जो नेचर है उस पर्सन का, उसको भी यहाँ पे ध्यान पे रखा जाता है वाइल ग्रांटिंग हिम बेल. तो यही बात कर रहा है, ये जो ये वाला प्रोविजन है पूरा वो यही बात कर रहा है. इफ अ पर्सन हैज अ क्रिमिनल रिकॉर्ड एंड अ स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल रिकॉर्ड, दैट पर्सन वोंट बी ग्रांटेड बेल फॉर अ नॉन बेलेबल ऑफेंस. अब आगे आ जाते हैं हमारे बहुत सारे प्रोविजंस. ये जो प्रोवाइडेड दैट है ना, इनको सब प्रोविजंस आएंगे. तो प्रोवाइडेड दैट पहला है कि कोर्ट में डायरेक्ट द पर्सन in 1 and 2 to be released on bail if such person is a child, woman or a sick or infirm. ठीक है, सिंपल है. इन दो जो पॉइंट्स दिए हैं इनमें कोर्ट रिलीज़ कर सकता है बेल पे किसी भी पर्सन को अगर वो पर्सन एक बच्चा है, चाइल्ड है, एक औरत है, एक बीमार आदमी है, ही इज़ सिक और ही इज़ इन्फॉर्म. इन्फॉर्म मतलब कि कमज़ोर, पुअर, वर्नरेबल पर्सन है. ठीक है, तो अगर वो बच्चा है, वुमेन है, बेसिकली इनको वर्नरेबल कैटेगरीज कंसिडर किया जाता है. इसलिए इवन दो आपका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है और आपने नॉन बेलेबल ऑफेंस फिर से किया है ना, फिर भी हम आपको बेल ग्रांट कर देंगे अगर आप बच्चा हो कोई, है ना, या तो आप वुमेन हो, या तो आप बीमार हो, या तो आप इन्फॉर्म हो. देन अगेन नेक्स्ट प्रोविजन, provided that court may also direct a person in 2 to be released on bail if it is satisfied that it's just and proper to do so for any other special reason. अब जो सेकेंड वाला जो हमने पढ़ा, इसमें कोर्ट इसमें भी उस पर्सन को रिलीज़ कर सकता है जिसका ये रिकॉर्ड हो, है ना, अगर उसके पास जस्ट एंड प्रॉपर रीजंस हो टू डू सो. मतलब उसको बेल ग्रांट करने के लिए कोर्ट के पास स्पेशल रीजंस वो पर्सन दे कि दिस इज़ आर रीजंस, तो इस रीजंस के ऊपर जो है प्लीज़ ग्रांट अस बेल. ठीक है, कुछ भी रीज़न हो सकता है. अब मे भी हो सकता है कि उस पर्सन की किसी, उसके परिवार में किसी की डेथ हो गई हो, उसको वहाँ जाना हो, है ना, तो इट कुड बी एनी नंबर ऑफ रीज़न, बट कोर्ट ऑन द सेटिस्फैक्शन दैट उसके पास स्पेशल रीजंस हैं तभी उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए भी बेल ग्रांट करेगा. अब प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट mere fact that accused may be required for identification by witness during investigation or for the police custody beyond the first 15 days. अब देखो, mere fact मतलब अगर ऐसी कोई कंडीशन है, ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है कि अक्यूज्ड को हमको विटनेस को आइडेंटिफाई करवाने के लिए लेके जाना है, मतलब कि जो भी विटनेस कोर्ट में आता है ना, अगर आपने मेरा BSA वाली वीडियोस देखी है जिसमें मैं एविडेंस एक्ट समझा रही थी, तो विटनेस कोर्ट में आके अपना एविडेंस देता है कि हाँ यही वो बंदा था जिसने मेरे को जिसने उस दिन उसके अगेंस्ट क्राइम किया था, है ना. विटनेस वो पर्सन होता है जिसने वो क्राइम को होते हुए देखा हुआ. ठीक है, तो अगर उस विटनेस को, उस अक्यूज को आइडेंटिफाई करना है, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, या फिर पुलिस बोलती है कि पुलिस कस्टडी में हमको इसको 15 दिन से ज़्यादा रखना है ना, इन दो कंडीशंस के ऊपर पे भी ये जो कंडीशंस हैं जो हमने बताई, ये कंडीशंस सफिशिएंट ग्राउंड नहीं होंगी फॉर रिफ्यूज़ल टू ग्रांट बेल. मतलब कि इन दो कंडीशंस के ऊपर कोर्ट किसी भी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकता कि पुलिस ने हमको बोला है कि हमको 15 दिन तक और अक्यूज्ड को कस्टडी में रखना है, या फिर अक्यूज्ड को विटनेस को अक्यूज्ड को आइडेंटिफाई करना है, इसलिए अभी हम आपको बेल नहीं दे सकते. आप इन दो ग्राउंड पे बेल रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, मतलब आपको देनी पड़ेगी. इफ़ ही इज़ अदरवाइज एंटाइटल्ड टू रिलीज्ड ऑन बेल, आपको देनी पड़ेगी. अगर वो अदरवाइज इन द सेंस बाकी कंडीशंस जो हैं वो सफिशिएंट है उसको बेल देने के लिए, एंड इट गिव्स अंडरटेकिंग दैट ही शॉल कंप्लाई विद डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट, है ना, क्योंकि काम तो आगे है इन्वेस्टिगेशन में. देयरफॉर अगर वो पर्सन जिसको जो बेल के लिए अप्लाई किया है वो ये इंश्योर करता है, वो ये बोलता है कि आप जब मुझे बुलाओगे तब मैं आ जाऊंगा, और इस बेल में जितनी भी कंडीशंस होंगी रिलेटेड टू द अपीयरेंस उसको मैं फॉलो करूंगा, कंप्लाई करूंगा, तब उस केस में आप उसको बेल दोगे ही, और आप इन ग्राउंड्स पे उसको बेल रिफ्यूज़ नहीं कर सकते.
इन 2 ग्राउंड्स में जो अभी हमने लास्ट में पढ़ी ना, ये 2 ग्राउंड्स पे आप उसको बेल नहीं रिफ्यूज़ कर सकते अगर वो पर्सन जो है एंटाइटल्ड है बेल के लिए और जितनी भी कंडीशंस है उस बेल बॉन्ड में उसको मानने के लिए तैयार है। ठीक है, अब आता है अलग नेक्स्ट प्रोविजन, प्रोवाइडेड दैट no person who is alleged for an offence punishable with death, life imprisonment or imprisonment for 7 years or more be released on bail by the court under this subsection without giving an opportunity of hearing to the public prosecutor। अब यहाँ पे हम प्रीवियस कन्विक्शन की बात नहीं कर रहे हैं जो भी हमने इसमें पढ़ा है ना, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं जो भी हमने इसमें पढ़ा, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जब आपका प्रेजेंट ऑफेंस मतलब जिसके लिए आपको अरेस्ट किया गया है, जब वो ऑफेंस की पनिशमेंट डेथ हो, है ना, ये प्रेजेंट ऑफेंस है, मतलब जिसके ऊपर आपके जिस ऑफेंस के लिए आप पे चार्जेस लगे हैं, उस अक्यूज पे चार्जेस लगे हैं, अगर वो ऑफेंस की पनिशमेंट डेथ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years और मोर है, तब आप उस पर्सन को बेल नहीं दे सकते। कोर्ट उस पर्सन को बेल नहीं दे सकता विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो पर्सन होता है जो अक्यूज्ड को प्रोसिक्यूट करता है, मतलब उसके अगेंस्ट केस लड़ता है ना। देखो हमारे उसमें 2 साइड्स होते हैं, वी हैव 2 साइड्स इन अ केस। ये एक होती है हमारी प्रोसिक्यूशन की साइड, एक होती है हमारी डिफेंस की साइड। तो ये जो प्रोसिक्यूशन की साइड है उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर लीड करता है। बेसिकली वो होता है एक एडवोकेट ही है, बट उसका ऑफिशियल नाम होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसको ये लीड करता है। और डिफेंस की साइड होती है अक्यूज्ड की, अक्यूज्ड का लॉयर इसको लीड करता है। अक्यूज्ड बोलेगा कि मैंने क्राइम नहीं किया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलेगा कि अक्यूज ने ही क्राइम किया है। तो जब आप अक्यूज्ड को, स्पेशली उस अक्यूज्ड को जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिसने वो अक्यूज जिसने एक ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years और मोर, ठीक है, जब आप ऐसे किसी अक्यूज्ड को रिलीज कर रहे हो बेल पे, तब आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक चांस देना पड़ेगा, एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी फॉर प्रेजेंटिंग हिज साइड ऑफ द स्टोरी, और आपको उसको सुनना पड़ेगा। यू हैव टू गिव द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एन अपॉर्चुनिटी फॉर हियरिंग। ठीक है, यहीं पे दिया हुआ है, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर विदाउट एनी प्रिजुडाइस। नाउ वी हैव सबसेक्शन 2। आई होप दीज प्रोविजंस आर क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। अब आते हैं सबसेक्शन 2 पे। इफ इट अपीयर्स टू द कोर्ट और ऑफिसर एट एनी स्टेज ऑफ ट्रायल, इंक्वायरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ट्रायल है, इंक्वायरी है या इन्वेस्टिगेशन है। ट्रायल मतलब जब केस चालू हो जाए, जब प्रोसीडिंग्स केस के चालू हो जाए। इंक्वायरी मतलब जो मैजिस्ट्रेट करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन मतलब जो पुलिस ऑफिसर करती है। ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इंक्वायरी जो होता है वो होते हैं मैजिस्ट्रेट करवाती है कंप्लेंट पे, पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करती है जब इनको एफआईआर दर्ज की जाती है इनके सामने, ठीक है। और ट्रायल क्या होता है? ट्रायल होता है व्हेन द केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड, और जब केस चालू होता है, मतलब कमेंसमेंट ऑफ केस, इसको हम ट्रायल बोलते हैं, ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ केस को हम ट्रायल बोलते हैं, दिस इज ट्रायल। तो ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो जब एट एनी स्टेज ऑफ ट्रायल, इंक्वायरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, it appears to the court or officer that there are not reasonable grounds for believing that accused has committed a non-bailable offence। जब ट्रायल चालू हो चुका हो, इंक्वायरी हो रही हो या इन्वेस्टिगेशन हो रहा हो, किसी भी अगर पुलिस ऑफिसर या कोर्ट को लगता है कि इनफ ग्राउंड्स नहीं है, इनफ एविडेंस नहीं है ये सपोर्ट करने के लिए कि अक्यूज ने वो नॉन बेलेबल ऑफेंस जिसके लिए उसको चार्ज किया गया है वो ऑफेंस नहीं किया है, ये इसके लिए हमारे पास एविडेंस नहीं है ना, कि मतलब कि वो जो है वो गिल्टी नहीं है उस ऑफेंस के लिए जब उन्हें लगे। बट देयर आर ग्राउंड्स फॉर फर्दर इंक्वायरी, मतलब कि ये तो इसके लिए तो ग्राउंड्स हैं कि उसने वो ऑफेंस नॉन बेलेबल जिसके लिए वो चार्ज है वो नहीं किया है, पर फर्दर इंक्वायरी करना ज़रूरी है उसके गिल्ट के ऊपर, ठीक है। तो फर्दर इंक्वायरी तो होगी। तब अक्यूज जो है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 494 एंड पेंडिंग इंक्वायरी, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 494 एंड पेंडिंग इंक्वायरी, क्योंकि हमारी जो इंक्वायरी वो अभी पेंडिंग चल रही है ना, ये तो रियलाइज़ हो गया है कि ही माइट नॉट बी लायबल फॉर दैट ऑफेंस, वो गलती नहीं किया है उसने, ही इज़ नॉट गिल्टी। ये तो इसके ग्राउंड्स तो हैं, बट
हमको अभी इंक्वायरी जो है उसको हम अभी बंद नहीं कर सकते, इंक्वायरी को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो क्योंकि हमारे पास ये ग्राउंड्स हैं कि वो गिल्टी नहीं है उस ऑफेंस के लिए, उस नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए, बट क्योंकि इंक्वायरी चल रही है इसलिए हम उस पर्सन को बेल पे रिलीज कर सकते हैं एट डिस्क्रिशन ऑफ सच ऑफिसर और कोर्ट। मतलब डिस्क्रिशन मतलब एट द विल ऑफ सच ऑफिसर और कोर्ट, मतलब उनकी मर्जी के ऊपर हम उसको बेल पे रिलीज कर सकते हैं अगर वो चाहे, अगर वो ऑफिसर और कोर्ट चाहे। और दूसरा, ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ अ बॉन्ड विदाउट श्योरिटीज फॉर हिज अपीयरेंस और हियर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड। ऐसा बॉन्ड एग्जीक्यूट करके जो कि बिना किसी श्योरिटीज के हो फॉर हिज अपीयरेंस, मतलब कि टू एंश्योर कि जब भी उसको कोर्ट में बुलाया जाए वो कोर्ट में प्रेजेंट हो, अपीयर करे, इसको इंश्योर करने के लिए एक बॉन्ड बनाया जाएगा विदाउट श्योरिटीज़। अब बॉन्ड की बात हो रही है तो वो तो विदाउट श्योरिटीज़ ही होगा, क्योंकि जो बॉन्ड होता है वो बिना श्योरिटी के होता है और जो बेल बॉन्ड होता है वो श्योरिटीज़ के साथ होता है। ठीक है, इतना मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। तो अगर बॉन्ड है तो वो बिना श्योरिटीज़ के है, तो कोई भी पर्सन इंश्योर नहीं करने वाला कि वो प्रेजेंट हो कोर्ट में। तो जब कोर्ट या ऑफिसर को ट्रायल, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन कि किसी भी स्टेज में लगे कि जिस अक्यूज्ड की ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी चल रही है उस अक्यूज्ड के अगेंस्ट इनफ ग्राउंड्स नहीं हैं कि वो गिल्टी प्रूव हो, कि जिस ऑफेंस के लिए, जिस नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए उसको अरेस्ट किया गया है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस प्रूव हो पाए, या फिर ये ग्राउंड्स नहीं है कि उसी ने वो ऑफेंस किया है पर हम उस इंक्वायरी को अभी हम रोक नहीं सकते और इंक्वायरी को कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब हम सब्जेक्ट टू 494 कंडीशंस, 494 सेक्शन की कंडीशंस एंड पेंडिंग इंक्वायरी हम उसको बेल पे रिलीज़ कर सकते हैं अगर वो कोर्ट चाहे और वो ऑफिसर चाहे तो, पर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ अ पर्सनल बॉन्ड। मतलब उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी उसको खुद को अपीयर करवाना बिफोर द कोर्ट जब भी उसको कोर्ट बुलाए। ठीक है, ये था हमारा सबसेक्शन 2। अब चलते हैं सबसेक्शन 3 की तरफ। सबसेक्शन 3 बोलता है कि व्हेन अ पर्सन अक्यूज्ड और सस्पेक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 years और मोर, और एन ऑफेंस अंडर चैप्टर, जो चैप्टर दिए हुए बीएनएस के, देखो ये दिया हुआ चैप्टर 6 होता है ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, मतलब मर्डर हो गया, सुसाइड हो गया, कल्पेबल होमिसाइड हो गया। दिस इज ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। और ये वाला जो चैप्टर है ये हमारा होता है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मतलब थेफ्ट हो गया, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, ऐसे किसी ऑफेंस उसने किया हो अगर। ठीक है, पहला तो ऐसा कोई भी पर्सन है जिसको अक्यूज्ड किया गया है एक ऐसे ऑफेंस के लिए जिस ऑफेंस की सज़ा जो है 7 साल है या उससे ज़्यादा है। दूसरा, उसने किसी भी इन चैप्टर के अंडर जो ऑफेंस डिफाइंड है बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में, है ना, जैसे कि मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, ऐसे कोई ऑफेंस के लिए अगर वो अक्यूज्ड है या फिर उस ऑफेंस के अबेटमेंट के लिए, कॉन्स्पिरेसी के लिए या अटेम्प्ट, अबेटमेंट मतलब उसने उस ऑफेंस में हेल्प की है, कंस्पायर किया है साथ में 2-3 लोगों के मिलके, या उस ऑफेंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश की है टू कमिट एनी सच ऑफेंस, तब उस पर्सन को हम बेल पे रिलीज़ कर सकते हैं अंडर दीज कंडीशंस। अब क्या कंडीशंस हैं वो ए से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला जो ए है इसमें दी हुई है कंडीशंस। किस पर्सन की बात हो रही है? ऐसा पर्सन जो कि अक्यूज्ड है एक ऐसे ऑफेंस के लिए जिसकी पनिशमेंट है या तो 7 साल या तो मोर, 7 साल और मोर देन 7 years। अब या तो फिर उसने एक ऐसा ऑफेंस किया है जो कि चैप्टर 6, और कौन कौन से चैप्टर हैं, चैप्टर 8 और हाँ नहीं चैप्टर नहीं, चैप्टर 7, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 17 के अंदर जो है, मतलब कि मर्डर समझ लो, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, यही सब है इसमें, है ना। तो या तो उसने कोई ये ऑफेंस किया है या तो उस ऑफेंस का अटेम्प्ट किया है, कंस्पायर किया है या अबेट किया है इसी किसी ऑफेंस को लेके, ही डिड एनी ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, कोई अक्यूज्ड जिसने एक ऐसा ऑफेंस किया जिसकी सज़ा ये है, या फिर उसने कोई, या फिर यहाँ पे और है ना, या फिर उसने ये ऑफेंस किया जो कि इन चैप्टर्स के अंदर आता है, या फिर इस ऑफेंस जो इस चैप्टर के अंदर आते हैं उनको अटेम्प्ट किए, उनको कंस्पायर किया और उनके
अगेंस्ट उनकी हेल्प की उस ऑफेंस को करने की लोगों की, है ना, तो उस पर्सन को हम बेल पे रिलीज़ करेंगे बट अंडर सर्टन कंडीशंस। अब पहली कंडीशंस क्या है कि सच पर्सन शॉल अटेंड इन अकॉर्डेंस विद कंडीशंस ऑफ बॉन्ड एग्जीक्यूटेड इन दिस चैप्टर। अब जिस बॉन्ड के अंदर, है ना, जिस बॉन्ड के अंदर हम उसको बेल देंगे, उस बॉन्ड की जितनी भी कंडीशंस हैं कि आपको इस टाइम पे कोर्ट के सामने हाजिर होना है, इस दिन इस टाइम पे कोर्ट के सामने हाजिर होना है, उस बॉन्ड की सारी कंडीशंस जितनी भी उसमें दी होंगी उसको कंप्लाई करना पड़ेगा एंड ही हैव टू फॉलो सच कंडीशंस। पहली तो ये चीज़ है, ये कंडीशन है कि दैट पर्सन विल अटेंड इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन ऑफ बॉन्ड एग्जीक्यूटेड अंडर दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर जो भी बॉन्ड एग्जीक्यूट होगा उस बॉन्ड के अंदर उसको कोर्ट अटेंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि सच पर्सन शॉल नॉट कमिट एन ऑफेंस सिमिलर टू द ऑफेंस विच ही इज अक्यूज, सस्पेक्टेड और हैज़ कमिटेड। जिस ऑफेंस के लिए उस पर चार्जेस लगे हैं वो टाइप का ऑफेंस वो अब ना तो करेगा या तो फिर अटेम्प्ट भी नहीं करेगा उस ऑफेंस का। उसको कोई ऐसा ऑफेंस या उससे सिमिलर ऑफेंस अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है। तीसरी कि सच पर्सन शॉल नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेक एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस टू एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस सो एज टू डिसुएड हिम फ्रॉम डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट्स टू द कोर्ट और टू पुलिस ऑफिसर टैम्पर विद एविडेंस। बाहर निकल के बेल पे वो किसी भी ऐसे इंसान जो कि उस केस से रिलेटेड फैक्ट्स जानता हो, जो उस केस से रिलेटेड एविडेंस जिसके पास हो, या वो पर्सन जो कि उस केस से रिलेटेड कोर्ट की हेल्प कर सकता है ये प्रूफ करने में कि किसने वो ऑफेंस किया, किसने वो क्राइम किया। कोई भी आई विटनेस हो, कोई भी एविडेंट वाला एविडेंस हो, है ना, तो वो उस एविडेंस को ना तो उससे छेड़छाड़ करेगा, ठीक है, इंड्यूसमेंट, कोई भी उस पर्सन को या उस एविडेंस से छेड़छाड़ नहीं करेगा, उस पर्सन को डराएगा धमकाएगा नहीं, ठीक है। किसको? जिसके पास वो एविडेंस है या जिसने वो क्राइम होते हुए देखा है, या ऐसा इंसान जो कि कोर्ट में आगे जाके उस क्राइम के लिए एविडेंस देने वाला है, ठीक है। तो उसको वो डराएगा धमकाएगा नहीं, या उससे कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं करेगा कि तू मुझसे प्रॉमिस कर तो ये बात जाके तो कोर्ट में नहीं बोलेगा। उससे कोई ऐसा प्रॉमिसेस नहीं लेगा जिससे कि जो वो ऑफेंस के ऊपर जो केस चल रहा है वो किसी भी तरीके से अफेक्ट हो, ओके। और टू डिसुएड हिम फ्रॉम डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट्स, क्योंकि उस पर्सन को वो फैक्ट्स पता है ना। तो जो पर्सन बेल पे रिलीज़ हो रहा है, जो अक्यूज्ड बेल पे रिलीज़ हो रहा है, वो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करेगा जिससे कि वो फैक्ट्स वो पर्सन कोर्ट को ना बताए या किसी पुलिस ऑफिसर को ना बताए, या जो भी एविडेंस है उस केस से रिलेटेड उससे छेड़छाड़ी नहीं करेगा। बेसिकली जो अक्यूज्ड है वो नहीं चाहेगा कि मुझे जेल हो या मुझे जो है ये जो कन्विक्शन है उसका सामना करना पड़े, मतलब कि मेरे को गिल्टी नहीं मानना अपने आप को, ठीक है। अक्यूज्ड पर्सन नहीं चाहेगा कि उसको जेल हो, राइट। तो वो क्या कर सकता है, अगर कोई पर्सन को बेल पे रिलीज़ किया जाए तो वो उस पर्सन को जो कि उस केस का प्रिंसिपल आई विटनेस है, जिसने वो क्राइम होते हुए देखा है, जिसने, या फिर जो विक्टिम है जिसने कि वो केस फाइल किया है, कोई भी पर्सन जो उसके अगेंस्ट एविडेंस देने वाला है, या कोई भी पर्सन जो उसके अगेंस्ट केस लड़ रहा है अक्यूज्ड के, वो चाहेगा कि वो जो पर्सन है उसको वो किसी ना किसी तरीके से ये एविडेंस देने से या केस में कुछ बोलने से रोक ले। तो वही बात हो रही है कि वो पर्सन को प्रॉमिस करना पड़ेगा, इसी कंडीशन के अंडर उसको हम बेल देंगे कि वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिससे कि कोर्ट तक जो एविडेंस पहुंचने वाला है उसके केस से रिलेटेड जिसमें वो अक्यूज्ड है वो टैम्पर हो, वो ऑल्टर हो, ठीक है। एंड may also impose in trust of justice such other conditions as it consider necessary। और कोर्ट ऐसी कोई भी कंडीशन और जो उसको ठीक लगती हो फॉर जस्टिस इम्पोज कर सकता है ऑन द पर्सन गेटिंग बेल्ड। Then we have subsection 4. Any officer or court releasing any person on bail shall record his reasons or special reasons for doing so। तो जो भी कोर्ट, जो भी ऑफिसर किसी भी पर्सन को बेल दे रहा है उसको उसके रीजंस जो हैं वो रिकॉर्ड करने पड़ेंगे जब वो सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 के अंदर उसको बेल दे रहा है। तो आप ऐसे ही नहीं दे सकते, आपको रीज़न रिकॉर्ड करने पड़ेंगे क्यों हम नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी किसी पर्सन को बेल दे रहे हैं। Subsection 5. Any court which has released a person in subsection 1 and 2 may, if it consider necessary, direct that person to be arrested and commit him to custody। एक बार सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में रिलीज़ होने के बाद बेल पे अगर कोर्ट चाहे तो उस पर्सन को जिसने उसको रिलीज़ किया है ना, वो अक्यूज्ड को वो दोबारा कोर्ट में बुला के उसको अरेस्ट करवा सकता है और वापस से उसको पुलिस कस्टडी या कोर्ट की कस्टडी में डाल सकता है, ठीक है। जिसको उसने बेल दी है वो उसको दोबारा अरेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है लास्ट, इफ इन अ केस ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट, ट्रायल ऑफ अक्यूज्ड पर्सन इफ नॉन
bailable offence is not concluded within 60 days from the first date fixed for evidence, then such person, if in custody for the whole period, be released on bail to the satisfaction of magistrate. अब जब ट्रायल चालू हुआ हो किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस का, किसी भी अक्यूज्ड का मैजिस्ट्रेट के अंदर, और वो ट्रायल 60 दिन के अंदर अंदर ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, और 60 दिन तक वो पर्सन जब जेल में है, ठीक है, तो आफ्टर 60 डेज उस पर्सन को मैजिस्ट्रेट को रिलीज़ करना पड़ेगा ऑन बेल. क्यों? क्योंकि जितने टाइम तक उसका ट्रायल चल रहा था वो अरेस्टेड था, वो कस्टडी में था, वो जेल में था. तो 60 दिनों के बाद आफ्टर फ्रॉम द फर्स्ट डेट फिक्स्ड फॉर एविडेंस, मतलब एविडेंस प्रेजेंट करने की फर्स्ट डेट से 60 दिन तक अगर वो पर्सन लगातार जेल में है तो 60 दिन के बाद उस पर्सन को मैजिस्ट्रेट को बेल देनी पड़ेगी. अब यहाँ पे आगे यहाँ पे एक और चीज़ है कि अनलेस मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट्स अदरवाइज फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, अनलेस मैजिस्ट्रेट ऐसे रीजंस जो कि उसको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे उन रीजंस की बेसिस पे उसको बेल ग्रांट नहीं कर सकता और नहीं दे रहा. ठीक है, वेरी सिंपल कि अगर ए है हमारा अक्यूज्ड, ठीक है, ए फॉर अक्यूज्ड, इसको पुलिस ने जो है अरेस्ट किया, ए अक्यूज, पुलिस ने अरेस्ट किया इसको, फिर इसका ट्रायल पुलिस लेके गई कोर्ट में, ठीक है, तो कोर्ट का ट्रायल चालू हुआ. अब फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट आई थिंक प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस, क्या लिखा है, फिक्स्ड फॉर एविडेंस, एक्चुअली डेट ऑफ फर्स्ट एविडेंस प्रेजेंटेशन, ठीक है, जो भी है एविडेंस प्रेजेंट करने की जो पहली डेट फिक्स की गई है, कोर्ट डेट ऑफ फर्स्ट एविडेंस प्रेजेंटेशन फिक्स्ड, ठीक है, उसके 60 दिन के बाद विद इन 60 डेज अगर वो जो है, if a case triable by trial of a non-bailable offence is not concluded within 60 days from the first date of, then such person if was in custody for the whole period be released. ठीक है, अगर ये 60 दिन तक ये केस एंड नहीं होता है, ये 60 दिन तक ये जो केस है जो अब चालू हुआ इस अक्यूज्ड के ऊपर, ये 60 दिन तक एंड नहीं होता है, तो उसके बाद मैजिस्ट्रेट जो है उस पर्सन को रिलीज़ कर देगा, इस अक्यूज्ड को, ठीक है, जो ए है ना, इसको हम कर देंगे रिलीज़. अगर इफ़ वो पिछले 60 दिन से कस्टडी में है या फिर जेल में है, इफ़ ही इज़ डिटेन्ड और इन कस्टडी फॉर द पास्ट 60 डेज, उन 60 दिनों तक वो अगर जेल में है, तब हम उसको जो है मैजिस्ट्रेट जो है वो उसको रिलीज़ कर देगा, अनलेस मैजिस्ट्रेट के पास ऐसे कोई रीजंस हैं जिनके कारण वो उसको रिलीज़ नहीं करना चाहता. ठीक है, तो ये हमारा लास्ट सब सेक्शन था, सेक्शन 480 का. बहुत ब्रीफ सेक्शन है बट बहुत अच्छा है, बिकॉज हम ये बताता है कि नॉन बेलेबल केसेस में भी हम बेल कैसे ले सकते हैं और व्हाट आर द प्रोविजंस दैट सराउंड्स द होल प्रोसीजर ऑफ इट. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.